हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमारी सीरीज़ है PYQs की। उसमें जो हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किया था उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज 51 वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ द वाटर टेबल राइजेस अप ग्राउंड सरफेस। क्या कह रहा है, अगर जो मेरे वाटर टेबल है वो राइज अप कर जाए ग्राउंड सरफेस को, देन फिर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ऑन दी बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। क्या कह रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ऑन दी बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। पोर वाटर प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर। इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज। देखेंगे, टोटल स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली बट इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंज। टोटल स्ट्रेस इज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंज। तो कह रहा है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट टोटल स्ट्रेस। इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब भी पानी बढ़ता है या ग्राउंड सरफेस से राइज करता है तो पहले ही चीज़ हमारे पास जो पोर वाटर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। जब वो हमें पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, जब पोर वाटर बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट है बी ऑप्शन। अब है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC, जिसको हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। साइल मास सीधे सी फॉर्मूला पूछिए, हमें पता है IC को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं G+G-1 G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, या लिख सकते हैं हम G-1 और 1 माइनस पोरोसिटी, ये इसकी फॉर्मूला है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो बी ऑप्शन है। अब आते हैं क्विक सैंड कंडीशन पे। व्हाट इज क्विक सैंड कंडीशन? क्विक सैंड कंडीशन जनरली हमारे पास किस सॉइल में होता है, कोहेजन लेस सॉइल में। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्विक सैंड या बॉइलिंग, इसको हम बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं, बॉइलिंग कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सॉइल की जो शेयर स्ट्रेस है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ये ज़्यादातर हमारे पास कोहेजन लेस सॉइल में ऑकर करता है। ये कंडीशन है जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है। चलिए, when the upward flow is taking place at critical hydraulic gradient, a soil such as sand loses all its shear strength because of effective stress becomes zero. In this condition, upward seepage force is equal to buoyant. देखो क्या होता है, और तीन कंडीशन होती है। पहली होती है नो फ्लो कंडीशन, जिसमें फ्लो नहीं करता, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। नो फ्लो कंडीशन, एक सॉइल मास इधर ऐसे दिखाता हूँ, एक सॉइल मास, यहाँ पर है नो फ्लो कंडीशन, तो टोटल हेड चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्लो ही नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है डाउनवर्ड फ्लो। जो बायोंड वेट भी हमें पता है, जो बायोंड वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड फ्लो भी, सीपेज फ्लो भी क्या है, नीचे। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इससे अच्छी होती है, क्योंकि डाउनवर्ड बायोंड फोर्स भी है और डाउनवर्ड में लग रहा है सीपेज फोर्स, तो इससे ऑल ओवर हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। बट ड्यू टू द अपवर्ड फ्लो, अब बायोंड वेट तो नीचे आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, अपवर्ड प्रेशर। कौन सा वाला? जो सीपेज प्रेशर है। जब बायोंड फोर्स और हमारा सीपेज इक्वल हो जाए तो वहाँ पर क्या आता है, बॉइलिंग कंडीशन। और हमेशा जो हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो कम होना चाहिए, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होना चाहिए, और या IC इज लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज़्यादा अगर ग्रेडियंट आया तो वहाँ पर हमें क्विक सैंड कंडीशन देखनी, वहाँ पर क्विक सैंड कंडीशन अगर होती है। चलिए, अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा था, हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस अ क्विक सैंड कंडीशन किस स्ट्रेटम पे, एक मिनट, 1.5 मीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो। पहले हम क्या निकालते हैं, IC हाइड्रोलिक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालते हैं। तो G-1 G क्या है, 2.67 कैलकुलेट करना आप, क्योंकि इस पर हाइड्रेंट बहुत ही गंदी हालत है। तो G-1 1 प्लस वॉइड रेशियो 0.67, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1, क्या आ रहा है, तो हमारा IC जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हाइड्रोलिक हेड।
और IC इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है 1.51 इंटू 1.5 1.5 मीटर, इसका आंसर है। चलिए अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परमेबिलिटी सॉइल विच इन्फ्लुएंसेस द परमेबिलिटी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास जो फिजिकल है वो इन्फ्लुएंस करती है परमेबिलिटी को। देखिए विस्कोसिटी ये भी करती है, यूनिट वेट ये भी करता है। बेसिकली एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं कोज़नी-कार्नोट इक्वेशन, वो क्या होती है 1 बाई CC के परमेबिलिटी की फॉर्मूला होती है, गामा W बाई म्यू जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, और ई क्यूब 1 प्लस ई नॉट और डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। परमेबिलिटी इन पे डिपेंड करती है। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए कि परमेबिलिटी किन किन पे डिपेंड करती है, तो इन पे यहाँ पर के है, तो इसमें विस्कोसिटी भी है और यूनिट वेट भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। अब आता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द ग्रेटर, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा परमेबिलिटी, ये एक स्टेटमेंट है। द ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर विल बी द परमेबिलिटी, द ग्रेटर विल बी द यूनिट वेट स्मॉलर विल बी द परमेबिलिटी। इसी से पता चलता है कि क्या है। मैंने कहा था आपको जो हमारे पास परमेबिलिटी है वो क्या होती है गामा अपॉन म्यू। देखो ग्रेटर विल, देखो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि परमेबिलिटी इनवर्स है किसके, विस्कोसिटी के। द ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर विल बी द परमेबिलिटी, ये करेक्ट है। ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर विल बी द परमेबिलिटी ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन साइड। अब इफेक्टिव स्ट्रेस से क्या होता है, इंक्रीज वाइड रेशियो एंड डिक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज बोथ वाइड रेशियो एंड परमेबिलिटी। देखो जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस में जितना ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा उतनी ही कम वाइड रेशियो होंगे, जितनी कम वाइड रेशियो होंगे उतना ही कम परमेबिलिटी होगी, ठीक है। तो डिक्रीज बोथ। सी इफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड। अब कह रहा है कि ये कौन सी वाली किस कैटेगरी में है। देखो मैं अगर मैं ग्रेवल की बात करूँगा, ग्रेवल है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं सैंड की बात करूँगा तो ये है 0.3 से लेकर 0.10 से लेकर 0.10 तक ये। अब बात करते हैं सिल्ट, सिल्ट है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷ तक, माइनस है, हाँ माइनस 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 और ये माइनस, और ये है लेस देन 10⁻⁻⁷। तो अगर आप देखोगे 0.8 कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है सैंड, तो इसका ऑप्शन होगा सैंड। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोर सूटेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्लेई सॉइल। अब क्लेई सॉइल में कौन सा मेथड मोर सूटेबल होता है। देखो आपको पता है हमारे पास जो परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है कांस्टेंट हेड मेथड और दूसरा होता है फॉलिंग हेड मेथड। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे याद रखो, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हेड मेथड, क्योंकि इसमें हम कांस्टेंट हेड मेंटेन करके रहते हैं, और ये जनरली ये मोस्टली सूटेबल है किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कोर्स, ऐसे याद रखो। फिर है फॉलिंग, फॉलिंग हेड कांस्टेंट। अब फॉलिंग हेड मेथड से याद रखो एफ फॉर फॉलिंग, एफ फॉर फाइन, और इसकी एक फॉर्मूला भी है, Q इज इक्वल टू, डिस्चार्ज निकाल देना, वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम एरिया और हेड, इसकी फॉर्मूला है। क्या है, एक मिनट, इसकी फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। बेसिकली ये डिराइव किया गया है जो डार्सीज फॉर्मूला होती है उसी से, जो K इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू KIA। तो यही फॉर्मूला है, क्या है, तो इसी को हमने डिराइव कर लिया है, जो नीचे वाली फॉर्मूला बन गई, क्योंकि इसको HL/N लिखते हैं। तो इसका आंसर है कौन सा होगा, क्ले सॉइल का है फॉलिंग हेड मेथड, बी ऑप्शन।
तो ठीक है। अब आता है which of the following method of ये भी हमने which of the following methods are best suitable for determination of permeability of coarse grain। coarse grain भी हमने पढ़ा कि ये constant है मेथड के लिए। अब क्या है, अब एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड द यूनिट वेट ऑफ परकुलेटिंग वो कम हो गए हैं कितने से 60 और 90% से रेस्पेक्टिवली। अब क्या कह रहा है, इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कोस निकाल रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, तो हम खाली ये लिखेंगे वो के इज इक्वल टू पहले आता है गामा, गामा बाई म्यू। तो गामा कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ है, गामा हुआ है पहले है विस्कोसिटी को 90% डिवाइड बाई 60, तो ये आता है 1.5। तो ये कितने से इंक्रीज आ गया है, 50% से, तो इसका आंसर है बी। अब कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो डिपेंड तो करता है, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब ये इंक्रीज करता है विद, देखो जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है तो परमेबिलिटी बढ़ती है। क्या है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन, इंक्रीज तो बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आ रहा है द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। देखो दो तरीके के हम हमारे पास मेथड है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए। एक होता है पैरेलल मेथड, पैरेलल टू बेडिंग, और दूसरा होता है, देखो इधर से, दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू, ये यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से। देखो जब ये वाला होता है ना पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारे पास जो क्यू है वो क्या कर रहा है, वो इधर से भी पास कर रहा है इधर से भी डिस्चार्ज, तो वो क्यू होता है समेशन ऑफ ऑल क्यूज, इंडिविजुअल डिस्चार्ज। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बट हेड लॉस इसमें सेम होता है पैरेलल में। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्यू तो सेम होता है बट हेड लॉस इंडिविजुअल्स का सम होता है। तो जब भी हमारे पास पैरेलल होता है तो क्या होता है, हम एवरेज निकालते हैं, मतलब K1 उसकी हाइट Z थिकनेस Z1 प्लस K2 Z2। तो ये क्या बनता है, ये एक अर्थमेटिक फॉर्मूला बनती है, मीन फार्मूला, अर्थमेटिक मीन फार्मूला। बट जब हम इससे निकालते हैं परपेंडिकुलर, एक मिनट, हाँ हेलो, चलते इस भाई, चल की फिलहाल ये कि ना चिंता वैसे आप इसे करो, हाँ हाँ चलो बेबी, अच्छा। तो दोस्तों फोन आया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो चलिए हम क्या कह रहे हैं, हाँ अब परपेंडिकुलर में हम क्या करते हैं वो, एक मिनट, एक मिनट, हाँ अब पैरेलल में ज़्यादा होती है, पेन ही गायब हो गया, शिट यार, हाँ सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। इसका ए है क्योंकि ये एवरेज आता है, और अगर मैं इसकी फॉर्मूला हमने बात की पैरेलल की, अब अगर परपेंडिकुलर की मैं बात करूँ तो ये आता है Z डिवाइड बाई के बाई जेड, जेड बाई के वन प्लस Z1 डिवाइड बाई K1। तो ये फॉर्मूला आती है, तो इससे हमेशा वैल्यू अर्थमेटिक से कम ही आती है, तो ज़्यादा आती है पैरेलल, जब पैरेलल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो हो गया क्लियर, हाँ चलिए अब आता है, अब क्वेश्चन नंबर 64 है, द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम टू वेल सिचुएटेड ईच अदर। अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास दो वेल है, वो सिचुएटेड है ईच अदर, मतलब इसमें क्या कर रहा है, ये जो रेडियस होता है ना इन्फ्लुएंस, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, वो दोनों को क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है आपस में, क्योंकि ये पास है बहुत, सिचुएटेड ईच अदर। अब क्या कह रहा है, अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सम ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल वेल, क्या जो टोटल होगा वो सम होगा इंडिविजुअल, इसके इंडिविजुअल और इसके इंडिविजुअल क्या है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वो होगा लेस देन द सम ऑफ, अगर इनका सम करेंगे बट उससे कम ही आ जाएगा। फिर कह रहा है ग्रेटर देन द सम ऑफ, फिर कहता है इक्वल। देखो मैं अब जब रेडियस ऑफ, हाँ जब रेडियस जो जोन होता है ना, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जब वो पास होता है तो क्या होता है, इसमें भी उसने इंटरफेयर किया, इसमें भी इसने इंटरफेयर किया, तो जो दोनों का सम होता है उससे कम आता है हमारे पास डिस्चार्ज, जब वेल क्लोज होते हैं आपस में, तो इसका आता है लेस देन द सम ऑफ डिस्चार्ज। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट की है, when the two wells situated near to each other are discharging their drawdown curves intersecting with their radius of zero drawdown, thus though the discharge is increased,
The discharge in individual well is decreased due to interference. Also the total discharge is less than the sum of discharge. ये यही कहा है इसने जो मैंने आपको समझाया। अब एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि the flow net of the earthen dam with 30 meter of water depth consists of कितने हैं? 25 potential drop, 5 flow channels, coefficient of permeability है 0.3। अब कह रहा है discharge पर मीटर लेंथ ऑफ डैम इज। देखिए क्यों क्या किसके बराबर होता है? ये होता है परमेबिलिटी के हेड एच और एन ए बाई एन डी, जिसको हम इन्फ्लुएंस फैक्टर भी कहते हैं, एन डी। ठीक है, शेप फैक्टर्स को, सॉरी शेप फैक्टर्स को कहते हैं, इसको कहते हैं शेप। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शेप फैक्टर क्या है, बस खाली ये, बट अभी इसने क्वेश्चन में पूरा पूछा है। तो के कितना है? 0.03 mm पर सेकेंड, और एच कितना है? 30 मीटर, बट ये 0.03 mm में है तो डिवाइड बाई 1000 हम करेंगे और इनटू करेंगे एन एफ फ्लो चांस कितने? 5 डिवाइडेड बाई 25। तो ये इससे 1 से कट जाएगा 5 6 आर, तो ये बन जाएगा, इसका आंसर आता है 0.00018। तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट है। अब आता है टोटल मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल इज। अब क्या कह रहा है कि जो सबसे मोस्ट सूटेबल मेथड है किसके लिए? ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। क्या क्या ऑप्शन है? वेल पॉइंट सिस्टम, वैक्यूम मेथड, डीप वेल मेथड या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड। तो अब याद रखना जो मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज है वो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड है कोई सॉइल के लिए। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट द पॉइंट विद इन अ सॉइल मास लोडेड एट इट्स बाउंड्री। तो ये याद ही रखना है 9। फिर आता है वर्टिकल स्ट्रेस ऑन ए वर्टिकल लाइन एट ए कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वर्टिकल लोड। अब क्या कह रहा है? जो वर्टिकल स्ट्रेस है वर्टिकल लाइन पे एट कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस, ऐसे होता है, ऐसे होता है कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस। तो क्या कहता है? एक्सिस ऑफ इज सेम एट ऑल डेप्थ्स। क्या ये सेम होता है हर किसी डेप्थ पे? इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, या इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ? देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट पूरा करेक्ट नहीं है। देखो ये पहले तो ये इंक्रीज करता है तब तक जब तक नहीं मैक्सिमम अपनी वैल्यू अटेन करे, फिर जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। फिर है फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन इन फेरेटिक लाइन इन एन अर्थन डैम इज। तो फेरेटिक लाइन हमारे पास पैराबोला होता है। देखो फेरेटिक लाइन क्या होता है? जैसे हमारे पास ये डैम है, इसमें एक ऐसी लाइन होती है जिधर से इसके ऊपर, ये फेरेटिक लाइन है जो मैंने बताई, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और इसके नीचे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, और ये सैचुरेशन में है और ये ड्राई साइड में है। ठीक है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए फेरेटिक लाइन विद इन ए डैम सेक्शन इज। मैंने जो आपको कहा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए फेरेटिक लाइन विद इन ए डैम सेक्शन इज वो बराबर होता है, जितना हाइड्रोस्टैटिक में होता है उतना ही एटमॉस्फेरिक में प्रेशर होता है, तो इक्वल। अब आते हैं रेट ऑफ कंसोलिडेशन में। इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज अनडिपेंडेबल ऑफ टेम्परेचर या अनअफेक्टेड बाय परमेबिलिटी। देखो जब रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होती है? देखो दो चीज़ होती है, कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कंपैक्शन होता है रिमूवल ऑफ एयर और कंसोलिडेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और ये होता है सैचुरेटेड ग्लेज में कंसोलिडेशन। ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है और ये टाइम डिपेंडेंट होता है। कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट होता है, इसको टाइम लगता है। अब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन, जब कंसोलिडेशन बढ़ती है तो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ती है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन। अब यूनिट ऑफ कंसोलिडेशन इज द कोफिशिएंट ऑफ द असली है यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड सा है, बी ऑप्शन। अब क्या है? अब क्या रहा है? द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन्स एट अ पॉइंट गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ। जो आइसोक्रोन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? वो पुअर वाटर प्रेशर को बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ नॉट टाइम, क्योंकि ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आइसो हमेशा टाइम के साथ आप डिफाइन करते हो, बट
इन दिस आइसोक्रोन्स वी हैव टू डिफाइन विद डेप्थ, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पुअर वाटर प्रेशर विद डेप्थ। अब आता है विद इन द कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले, कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले क्या क्या कह रहा है, ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन न्यूट्रल प्रेशर, न्यूट्रल प्रेशर को हम कहते हैं क्या कहते हैं, पुअर वाटर प्रेशर, एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन effective pressure takes place and sum of the cons to constant, a gradual decrease in neutral and gradual increase in effective। जब भी हमारे पास कंसोलिडेशन होती है तो क्या होता है, पुअर वाटर प्रेशर कम होता है और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर न्यूट्रल प्रेशर और ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है वैसे ही इफेक्टिव प्रेशर। अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ रिमोल्डिंग, इसके दो है, एक तो है अनडिस्टर्ब्ड के लिए और रिमोल्डेड के लिए। अगर अनडिस्टर्ब्ड हो तो 0.009, अगर आप डिस्टर्ब के लिए तो 0.007, लिमिट कितना है 50 माइनस 10, तो 0.007 इंटू 40 वो आता है 0.28, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव्स लाइक ए डेंस सैंड, देखिए दो है, एक डेंस सैंड दूसरा है लूज, लूज सैंड बिहेव करता है एनसी सॉइल की तरह और डेंस सैंड बिहेव करता है ओसी सॉइल, ओसी सॉइल होता है ओवर कंसोलिडेटेड और एनसी होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव्स लाइक ए डेंस सैंड ओवर कंसोलिडेशन विद हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट, क्योंकि लो नहीं होता है, हाई होता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अब आता है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इज अफेक्टेड बाय, कैसे अफेक्ट होता है, देखिए हमें पता है एक फॉर्मूला है कंसोलिडेशन की, सी वी के इज इक्वल टू सी वी एम ई गामा डब्ल्यू। हेलो जी 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 जी, ना ना मेरी कोई बात नहीं, वो तो हाँ वैसे कर रहा हूँ 2027 के लिए। हम्म, जी मैं देखूंगा अभी, नहीं नहीं कोई नहीं, चलिए कोई कोई थैंक यू, कोई बात नहीं फ़ोन करने के लिए। देखिए यार सॉरी फॉर योर माय इनकन्वीनियंस, तो बहुत कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन पे डिपेंड करता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि एक फॉर्मूला होती है सी वी एम वी गामा, के इज इक्वल टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू, तो सी वी डायरेक्टली किसके साथ रिलेट है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्टली परमेबिलिटी, और ये एम वी है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो बहुत। अब आता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, देखो एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ उससे क्लियर होगा, जो टी वी है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन उसकी फॉर्मूला होती है सी वी टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये होता है ड्रेनेज पाथ। तो अब आप इस फॉर्मूला से सीधे बोलोगे कि आंसर कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हाँ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, नॉट ड्रेनेज पाथ इट इज द स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव द टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले लेयर, जो टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले लेयर है वो क्या होता है, इसी से आप ये भी डिफाइन करोगे, पी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, परमेबिलिटी टी वी सी वी एम वी गामा डब्ल्यू, तो आई थिंक इसका आंसर है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, क्योंकि इनवर्सली अगर होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 83 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ क्या कह रहा है, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन ऑफ ए रिमोल्डेड सैंपल ऑफ क्ले विद सिंगल ड्रेनेज, पहला कह रहा है कि हमारे पास है कंसोलिडेशन वो 50% है, 50% है सी वी और टी वन और कितना ड्रेनेज है एच स्क्वायर। अब कह रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट द सेम सैंपल विद सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बट डबल ड्रेनेज, अब सारा ये क्या सेम है, टी वन एच टू डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अब टी टू, क्योंकि ये टी टू हमें निकालना है, एच टू मगर यहाँ पर क्या है डबल ड्रेनेज है तो ये एच बाई टू हो जाएगा, एच बाई टू का होल स्क्वायर, ये एच का होल स्क्वायर अपनी जाएगा और टू का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो टी टू हमें निकालना है, तो एच स्क्वायर आगे एच स्क्वायर इधर इधर कैंसिल हो जाएगा
और ये 4 इधर आ जाएगा, तो T2 आएगा T/4, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब है क्ले लेयर ए विद सिंगल ड्रेनेज, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब है क्ले लेयर ए विद सिंगल ड्रेनेज एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV टेक्स 6 मंथ्स। देखो इसमें भी है 50% इज इक्वल टू, बट इसमें जो CV और T में जो टाइम है वो 6 मंथ्स का है और H² है। अब दूसरा है द टाइम टेकन बाय द क्ले लेयर ऑफ बी, अब इसका टाइम हमें निकालना है और सेम थिकनेस विद डबल ड्रेनेज, थिकनेस सेम है विद डबल ड्रेनेज, थिकनेस सेम, हाँ डबल ड्रेनेज तो H/4 H²/4 और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि कंसोलिडेशन CV/2 है, फिर ये T हमें निकालना है और CV/2 है, तो ये 2 और ये 2 इसमें से 2 बच जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, CV और CV, तो T आ जाएगा T इज इक्वल टू 6/2 व 3 मंथ्स, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज नॉर्मली। अब क्या कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है क्लेज के लिए क्या होता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, increases with increase in liquid limit, या first increases then decreases with increases liquid limit, या remains constant at all liquid limit। तो ये होता है decreases with increase in, जितना ज़्यादा ये कम हो जाएगा उतना ही ज़्यादा लिक्विड लिमिट बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन है करेक्ट। अब आता है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिमेन एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग कैन बी फिक्स्ड कैन बी मेड। तो जो हम डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी करते हैं इस स्टेज वो हम करते हैं किसके, ओनली फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर। ये याद रखना है जब भी हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं किसी भी स्टेज पे, तो वो कौन किससे हम करते हैं, फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर। अब आता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल। देखो हाँ, ये एक सॉइल सैंपल है क्ले सी और ये है सैंड। हमें पता है कि जो क्ले है वो मोर पोर्स है, मतलब इसमें नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ पोर्स कम है, बट साइज इसमें छोटे छोटे साइज छोटा होता है, इसमें साइज बड़े होते हैं, बट ऑल ओवर इसमें ज़्यादा पोर्स होते हैं। तो जिसमें ज़्यादा पोर्स होते हैं कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज लेस देन द क्ले सॉइल, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज लेस देन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज ग्रेटर देन नॉर्मली। तीसरा कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ इज कांस्टेंट। देखो जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड वो कम होती है नॉर्मली से, क्या होती है कम, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेस फॉर ओसी सॉइल के लिए है, फॉर ओसी सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज लेस देन द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज, जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, different for different types of soil and also different for soil under different states of consolidation, different for different types of soils but different for a soil under different states of consolidation, independent of type of soil but dependent on stress history। देखो जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है ना CV, ये डिपेंड करता है डिफरेंट, जैसी सॉइल होगी वैसे ही ये डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ सॉइल पे भी जो जैसी डिफरेंट होगी वैसे ही एक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन है बी कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट सॉइल्स अंडर डिफरेंट स्टेट्स, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए साइड, क्या कह रहा है कि जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए साइड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनिशियल वाइड्स, decreases with decrease in plastic limit, increase with increase in initial wide ratio, with increase with decrease in porosity, increase with increase in, तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज विद इंक्रीज इन। देखो जब अल्टीमेट कंसोलिडेशन तब डिक्रीज करेगी जब इनिशियल वाइड रेशियो इंक्रीज करेगा। फिर आता है अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए सॉइल इज, जो अल्टीमेट सेटलमेंट होती है ना, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेशन इंडेक्स के, तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ी है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू CC 1 प्लस E नॉट log सिग्मा 1 डिवाइडेड सिग्मा
सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2, ये फॉर्मूला होती है। तो ये क्या होता है, ये होता है कंप्रेशन इंडेक्स। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है कोर्स ग्रेन कंपैक्टेड बाय सॉइल आर बेस्ट। कोर्स ग्रेन को कैसे कंपैक्ट किया जा सकता है? तो कोर्स ग्रेन जैसे कि सैंड, उसको हम करते हैं वाइब्रेटरी रोड से। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर शीप आता है तो ये क्ले के लिए, शीप फुटेड रोलर। हाँ, अब विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी, देखिए एक कर्व होती है ऐसे, क्या होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं एनर्जी, और इस पर हम मॉइस्चर कंटेंट। अब जितना ज़्यादा हम एनर्जी लगाएंगे उतना ही मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, जिसको ऐड, जहाँ पर हमें मैक्सिमम मिलती है ना ड्राई डेंसिटी, अगर उसके रिलेटेड हम नीचे एक लाइन खींचेंगे जिस पे हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट आता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो जब भी हम कंपैक्शन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कम होता है बट ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर डिक्रीज एंड ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेस। अब है द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच एनी सॉइल कैन बी कंपैक्टेड डिपेंड्स अपॉन, देखो ये मॉइस्चर पे भी डिपेंड करती है अभी कहाँ, और एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल आर कंपैक्टेड इन, देखो जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है ना, वो हम वेट साइड में हम क्या करते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम जो फ्लोक्युलेटेड सॉइल के लिए होता है। जो हम ड्राई साइड में करते हैं, इसके लिए करते हैं, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम करते हैं कोर्स सॉइल के लिए। तो फाइन वेट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, और कोर्स ड्राई। हाँ, फ्लोक्युलेटेड हम किस पे करते हैं, ड्राई साइड, और डिस्पर्स्ड करते हैं हम वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। अब सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लाया है, वैसे क्वेश्चन लाते नहीं है जनरली, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट है इफेक्टिव कोहेजन ऑफ सॉइल कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू। ये तो ठीक है कि इफेक्टिव कोहेजन कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। अब क्या कह रहा है, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल इज रेयरली ब्लो, ये भी करेक्ट है। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर सॉइल इंक्रीजेस, क्या कह रहा है, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इंक्रीज करता है जब कंपैक्टनेस इंक्रीज होती है। जनरली हाँ ये तो सही है, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो इफेक्टिव एंगल भी इंक्रीज होता है, ये भी करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिनरलोजी एंड क्ले साइज, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है, तो इसकी सब स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लाया, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट पे रोज क्वेश्चन आते हैं, तो ये चारों ठीक है, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो आप एक ई ऑप्शन बनाते हैं इधर जिसपे ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। हाँ ये अब है फॉर ए लूज सैंड, देखो लूज सैंड सैंपल एंड डेंस सैंड सैंपल कंसोलिडेशन टू द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस। देख हमने एक लूज सैंपल लिया, एक डेंस सैंपल लिया, देखो अल्टीमेट तो स्ट्रेंथ इनकी सेम होगी, बट जो डेंस सैंड का जो पीक है वो पहले आएगा और ज़्यादा आएगा। अब देखेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम, ऑल्सो पीक स्ट्रेंथ सेम, नहीं पीक सेम नहीं आएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज डिफरेंट ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहाँ डिफरेंट होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम बट पीक स्ट्रेंथ ऑफ डेंस सैंड इज ग्रेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब है द shear स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल। अब shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या है, देखो हमें पता है shear स्ट्रेंथ की फॉर्मूला S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा n tan phi is directly proportional to angle of internal friction, is inversely proportional to angle of internal friction, decreases with increase in normal, नहीं decrease in normal। देखो सिग्मा एन नॉर्मल है, अगर ये सिग्मा एन कम हुआ तो एस भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अब क्या है, इन ए कंसोलिडेटेड रेन टेस्ट on a normally consolidated clay the volume of soil sample during shear, क्या कह रहा है कि इन ए कंसोलिडेटेड ड्रेन को सीडी ड्रेन टेस्ट है, पानी दोनों में क्या कर रहा है, जा रहा है। इन ऑन ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले द वॉल्यूम, देखो जब पानी निकल रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज ही कर जाएगा, क्योंकि सीडी टेस्ट है। सीडी में दोनों स्टेजेस में क्या करते हैं हम, वाटर अलाउ टू पास, तो ये डिक्रीज कर जाएगी इसकी वॉल्यूम। फिर आता है स्कैम्पटन पोअर प्रेशर कोफिशिएंट बी। देखो जनरली जो बी होता है ना वो 0 to 1 होता है, 0 to 1, 0 फॉर ड्राई सॉइल और 1 फॉर सैचुरेटेड सॉइल। तो इधर सैचुरेटेड का पूछा है तो 1,
अब है shear strength of soil is a unique function of, किसका unique function है? It is the unique function of effective stress only, not total stress. As per Moore hypothesis, तो shear strength क्या है? एक unique function है effective stress. So thank you. This session is ended, and we will meet again tomorrow with same 50 questions. Thank you very much for your support.